नमस्कार। प्राकृतिक न्याय की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्राकृतिक न्यायपालिका को संपूर्णता से समझने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत क्या है और यह आजकल इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। प्राचीन और मध्यकाल में राजा का न्याय निरंकुश ऑटोक्रेटिक किस्म का होता था, अर्थात उसे यह सिद्ध नहीं करना पड़ता था कि न्याय की प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव और पारदर्शी है। आधुनिक काल में व्यक्ति का महत्व बढ़ता गया है और अब न्याय प्रणाली काफी पारदर्शी हो गई है। इस पारदर्शिता की अभिव्यक्ति प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत में होती है। प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस एक गतिशील अवधारणा, डायनेमिक कंसेप्ट है, अर्थात इसका अर्थ पूर्णतः सुनिश्चित न होकर समय के साथ बदलता रहता है। मोटे तौर पर इसके अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांत स्वीकार किए जाते हैं। पहला, अभियुक्त एक्यूज्ड को निर्णय से पूर्व अपना पक्ष रखने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। न्यायाधीश को निर्णय सुनाने से पूर्व दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तीसरा, न्यायाधीश को निर्णय करने की प्रक्रिया में अपने व्यक्तिगत विचारों, आदर्शों तथा पूर्वाग्रहों प्रेजुडिसेस में से तटस्थ रहना चाहिए। चौथा, निर्णय सुनाते समय सिर्फ निर्णय ही नहीं बताना चाहिए, बल्कि वे कारण भी स्पष्ट किए जाने चाहिए जिन्होंने न्यायाधीश को इस निर्णय तक पहुंचाया है। पांचवा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। शासन के तीनों अंगों में संबंध, रिलेशन बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। किसी देश की राज्य व्यवस्था को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी होता है कि वहाँ शासन के तीनों अंगों में कैसा संबंध है। मोटे तौर पर यह संबंध निम्न प्रकार का हो सकता है। पहला, कहीं कहीं ये तीनों अंग परस्पर जुड़े होते हैं। स्पष्टतः उदाहरण के लिए राजतंत्र मोनार्की में राजा, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अधिनायक तंत्रों, तानाशाही डिक्टेटरशिप तथा धर्मतंत्र थियोक्रेसी में भी ऐसी ही व्यवस्था देखी जाती है। यह लक्षण किसी राज्य व्यवस्था के पारंपरिक ट्रेडिशनल तथा गैर लोकतांत्रिक नॉन ट्रेडिशनल नॉन डेमोक्रेटिक होने की ओर इशारा करता है। दूसरा, कुछ देशों में विधायिका और कार्यपालिका में नजदीक का संबंध होता है, जबकि न्यायपालिका इनसे अलग होती है। यह व्यवस्था संसदीय प्रणाली वाले देशों में दिखाई पड़ती है। इनमें कार्यपालिका विधायिका का ही अंग होती है, जबकि न्यायपालिका इन दोनों से पृथक और स्वतंत्र होती है। भारत और ब्रिटेन को मोटे तौर पर इसके उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। तीसरा, अमेरिका जैसे देशों में यह संबंध कुछ अलग है। यहाँ ये तीनों अंग एक दूसरे से पृथक होते हैं। इसे शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत कहते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव जनसाधारण द्वारा निर्वाचित निर्वाचकगण इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है। विधायिका के दोनों सदनों का चुनाव जनता अलग तरीके से करती है। न्यायपालिका के पदाधिकारियों का चयन राष्ट्रपति करता है, किंतु इसके लिए उसे सीनेट के समर्थन रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार शासन के तीनों अंग एक दूसरे की शक्तियों को मर्यादित करते हैं और इनके लिए
संविधान में कई विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। इन सिद्धांतों को नियंत्रण व संतुलन, चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत कहते हैं। जहाँ तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का प्रश्न है, इसमें शासन के तीनों अंगों का संबंध न तो पूरी तरह अमेरिका जैसा है और न ही इंग्लैंड जैसा। भारत में ब्रिटेन की तरह कार्यपालिका विधायिका के भीतर से ही बनती है, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसके बावजूद भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह इसकी इतनी ताकतवर नहीं है कि उसके ऊपर सीमाएं आरोपित न की जा सकें। भारतीय न्यायपालिका को अमेरिकी न्यायपालिका की तरह यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद द्वारा पारित कानून का न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू कर सके, और यदि वह कानून संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है तो उसे खारिज कर सके। यह विशिष्ट संबंध भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत की विशेष जरूरतों को ध्यान में रख कर बनाया था, और अभी तक अनुभव सिद्ध करता है कि उनका दृष्टिकोण उचित ही था। धन्यवाद।